हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंसुरेशन, जो कि क्लास 8 का टॉपिक है। जैसे भी हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमें चैप्टर के नेम का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे बहुत से लोगों से मैं पूछूं मेंसुरेशन में क्या करते हैं, तो मेंसुरेशन में ज्यादातर लोग बोलेंगे सर एरिया, पैरामीटर, आप ये सब फाइंड करेंगे तो वो मेंसुरेशन कहलाता है। ठीक। पहले वाली क्लासेस में आपको एरिया पैरामीटर नाम से चैप्टर था, या कई बार आपका एरिया एंड इट्स बाउंड्री के नाम से चैप्टर था, अलग अलग नाम से चैप्टर आता है। तो क्लास 8 में किस नाम से आ रहा है, वही मेंसुरेशन। अगर हम प्रॉपर मेंसुरेशन के मीनिंग की बात करेंगे तो प्रॉपर मेंसुरेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है, it is a branch of mathematics. Okay, it is a branch of mathematics which deals in measurement. Okay, मैथ्स की भी क्या होती है, अलग अलग ब्रांचेस होती है, तो उसमें से एक जो ब्रांच है वो है मेंसुरेशन, जो सिर्फ और सिर्फ डीलिंग करेगी किसमें, मेजरमेंट में। ठीक है। अब वो किसका मेजरमेंट करेगी, तो वो एरिया का मेजरमेंट करेगी, वो पैरामीटर का मेजरमेंट करेगी, वो वॉल्यूम का मेजरमेंट करेगी, वो टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इन सब का मेजरमेंट करेगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन, उसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी शेप का एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज होती है, जब हम मेंसुरेशन की बात करते हैं तो यहां पर फिगर्स आते हैं। ठीक है, फिगर्स और वी कैन से शेप्स। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए कि शेप्स कितनी वैरायटी के होते हैं। ठीक। तो शेप्स जो होते हैं या फिगर्स जो होते हैं वो दो मेन वैरायटी के चलते हैं। एक होता है 2D शेप और एक होता है 3D शेप। ठीक। मेंसुरेशन में हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। अब मेजरमेंट हम किसका कर रहे हैं, हम शेप्स का मेजरमेंट कर रहे हैं। और शेप्स कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, 2D और 3D। द फुल फॉर्म ऑफ D इज डायमेंशनल। ओके, डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। अब जैसा कि नाम सजेस्ट है, मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूं कि नाम में ही बहुत सारी चीजें छुपी होती है। तो जैसा यहां पर लिखा हुआ है 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल दैट मींस ऐसे शेप जिनका लेंथ और ब्रेथ होगा। ठीक। कई लोग ब्रेथ को विड्थ भी बोल देते हैं। ठीक है। तो ऐसे शेप्स जिनका लेंथ और ब्रेथ होता है, मतलब दो सिर्फ मेजरमेंट्स होंगे, एक लेंथ और एक ब्रेथ। ठीक है। तो वो कहलाते हैं आपके क्या, 2 डायमेंशनल। उसी तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3 डायमेंशनल क्या होते हैं। तो 3 डायमेंशनल जो होते हैं उनकी 3 मेजरमेंट होती है। एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ, एक हो गई आपकी हाइट। ठीक। तो ऐसे शेप जिनका 3 मेजरमेंट होगा वो कहलाते हैं आपके क्या, वो आपके कहलाते हैं 3 डायमेंशनल। और जिनके 2 मेजरमेंट सिर्फ होंगे तो वो कहलाते हैं 2 डायमेंशनल। तो अब बात आएगी, सर आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। तो बेटा, जैसे कि हमारा ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल आप सब जानते होंगे, पिछले क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ट्राइंगल। ठीक। तो ये ट्राइंगल क्या होता है, हमारा एग्जांपल होता है 2 डायमेंशनल का, क्योंकि यहां पर या तो लेंथ ब्रेथ होगी या तो आपकी ब्रेथ और हाइट। जैसे कि अगर किसी को याद हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया, तो 2 डायमेंशन आया, 2 डायमेंशनल फिगर हुआ। उसी तरीके से जैसे कि क्यूबॉइड होता है, अभी आप जिस कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कैसा शेप है, वो क्यूबॉइड है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। आप जिस कमरे में बैठे हो वो एक क्यूबॉइड शेप फिगर है, तो उसकी लेंथ भी है, उसकी ब्रेथ भी है, उसकी हाइट भी है।
तो ये कैसा हुआ, 3 डायमेंशनल। ठीक है, आप जिस कमरे में बैठे हो उसको इमेजिन करो, वो लंबा भी होगा, वो चौड़ा भी होगा और वो ऊंचा भी होगा। दैट मीन्स लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ऑल 3 साइड्स आर अवेलेबल। दैट मीन्स इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो फिगर्स होते हैं कैसे कैसे किस किस टाइप के होते हैं। तो जैसे अगर मैं 2D शेप्स में बात करूं तो सर्कल हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, हेप्टागन, ऑक्टागन, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, डेकागन, स्टार, हार्ट, ये सब कैसे हैं आपके, ये सारे के सारे एग्जांपल्स है किसके, 2D डायमेंशन के। ठीक है, मतलब 2D फिगर के। अगर आपसे कोई पूछ भी ले तो ये भी चीज आप समझिएगा कि जैसे कि ऐसे फिगर्स जिनकी सारी साइड सामने विजिबल होती है, ऐसे फिगर्स जिनकी सारी साइड सामने विजिबल होगी वो कहलाते हैं 2D शेप। जैसे अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो मुझे ये भी साइड दिख रही है, ये भी साइड दिख रही है, ये भी साइड दिख रही है और ये भी साइड दिख रही है। मतलब स्क्वायर जो है वो 4 साइडेड फिगर है और चारों के चारों साइड मुझे क्या हो रहा है, सामने दिख पा रही है, इसीलिए मैं इसे 2D शेप बोल रहा हूं। डिफरेंस समझते चलना। हो सकता है कभी कभी थ्योरेटिकली पूछ ले आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D शेप एंड 3D शेप। तो एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि अ फिगर विच हैव 2 साइड्स। ठीक है, 2 साइड्स, वी कैन से लेंथ, ब्रेथ और ब्रेथ, हाइट, इट इज 2D। और अ फिगर विच हैज 3 साइड्स, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इट इज कॉल्ड 3D शेप। सेकेंड जो मैंने डिफरेंस बताया, all sides are visible, all sides are visible in 2D shape, but in 3D shape all sides are not visible। जैसे कि मैं इस क्यूबॉइड को ही देख पा रहा हूं तो मुझे ये साइड्स विजिबल है, ये सामने की साइड ये विजिबल है एक और ये विजिबल है, लेकिन इसके जो बैक साइड में है वो मुझे विजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे ये कोन है, ठीक है, अब ये कोन में मुझे सामने का सब कुछ दिख रहा है लेकिन इसके पीछे वाली साइड्स मुझे विजिबल नहीं है। तो 3D शेप्स में क्या होगा, ऑल साइड्स आर नॉट विजिबल, बट इन 2D शेप्स ऑल साइड्स आर विजिबल। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स हुए किसके, 2D शेप और 3D शेप के। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। ठीक, कुछ डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, कुछ हम यहां पर और डिस्कस करते हैं। जैसा 2D शेप है, इफ अ शेप इज सराउंडेड बाय 3 और मोर स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन देन इट इज 2D शेप। वही चीज जो मैंने आपको अभी सिंपल वर्ड्स में बताई कि सारी साइड उसकी क्या होगी भाई, विजिबल होंगी, तो वो 2D शेप है। और ये भी वही चीज बोलना चाह रहा है। और इफ अ शेप इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ सरफेस, अब ये बात आई सरफेस और प्लेन्स। अब भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप जिस कमरे में बैठे हो वो आपका 3D शेप है, क्यूबॉइड है, क्योंकि उसमें साइड्स आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है फेजेस। यहां पर जो सरफेसेस बोला गया है, आगे आप जब 3D शेप्स पढ़ोगे तो वहां पे वर्ड यूज होता है फेजेस। अब आप अगर जिस कमरे में बैठे हो वहां पे फेजेस गिनो, आपका जो छत है वो पहला फेज, आपकी जमीन दूसरा फेज, आपका राइट हैंड की दीवार तीसरा फेज, लेफ्ट हैंड की दीवार चौथा फेज, सामने की दीवार पांचवा फेज और पीछे की दीवार 6th फेज। टोटल कितने हो गए, 6 फेजेस हो गए आप जिस कमरे में बैठे हो क्यूबॉइडल शेप के। तो 3D शेप में क्या होता है, सरफेसेस होते हैं, लेकिन यहां पर आप स्ट्रेट लाइन से शो करते हो। ठीक है, जैसे कि अब भी मैंने आपसे बोला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में क्या हुआ, ये साइड और ये साइड, कितनी साइड्स हो गई, 3 साइड्स। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस, दीज शेप्स हैव नो डेप्थ और हाइट। अब भी मैंने आपसे बोला कि इधर 2D शेप्स में कितने अवेलेबल होंगे, 2। ठीक है, अब क्वेश्चन उठेगा, सर आपने वहां पर ट्राइंगल में तो हाइट ले ली, बट बेटा ओनली 2 साइड्स आर अवेलेबल। बट इन 3D क्या हो रहा है,
आपका ब्रेथ भी आ रहा है, हाइट भी आ रहा है और लेंथ भी आ रहा है। अभी आप दिमाग में क्यूबॉइड रखो, क्यूबॉइड दैट मींस योर रूम वेर यू आर सिटिंग एंड स्टडी, डू स्टडी, ओके। तो क्यूबॉइड क्या है, आप जिस कमरे में बैठे हो, ठीक है। सेकंड चीज जो मैंने बोला था, लेंथ और ब्रेथ होता है, यहां पर लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, ठीक है। 2D शेप्स में मोस्टली हम एरिया एंड पैरामीटर फाइंड करते हैं। 2D शेप्स में ओनली एरिया और पैरामीटर ही फाइंड होता है, बट 3D शेप्स में वॉल्यूम भी आता है, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सारी की सारी चीजें फाइंड होती है, ठीक। इतना क्लियर है। तो अभी तक हमने फिगर्स की बात की और फिगर्स में हमने 2D और 3D की बात की है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा 2D शेप के बारे में। अगला जो पार्ट आएगा उसमें आएगा 3D। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 2D। फिर से रिकॉल करूंगा, ऐसे शेप जिसमें लेंथ ब्रेथ होगी या फिर ब्रेथ हाइट होगी, मतलब ओनली 2 मेजरमेंट्स आर अवेलेबल देयर एंड दीज शेप्स आर आल्सो कॉल्ड प्लेन फिगर्स। इन शेप्स को हम और क्या बोलते हैं, इन शेप्स को हम बोलते हैं प्लेन फिगर्स। यू कैन से 2D शेप्स और यू कैन से प्लेन फिगर्स। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम 2D शेप्स और बोला जाए प्लेन फिगर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम डिस्कस करना चालू करते हैं। उससे पहले 2 वर्ड्स को समझेंगे। पहला वर्ड है पैरामीटर्स, दूसरा वर्ड है एरिया। क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन कई बच्चों के दिमाग में होता है कि सर जो हमें वर्ड प्रॉब्लम दी है उसमें हमें पैरामीटर निकालना है कि एरिया निकालना है। तो आज हम उसका डिस्कशन करेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे कि हमें किस क्वेश्चन में पैरामीटर निकालना होता है और किस क्वेश्चन में एरिया। तो इसलिए सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए पैरामीटर का। पैरामीटर का मतलब होता है द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ अ शेप। और मेरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में आप ये भी बोल सकते हो आउटर बाउंड्री ऑफ एनी शेप, आउटर बाउंड्री ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप का, कोई भी शेप लो, ट्राइंगल लो, क्वाड्रिलेटरल लो, पेंटागन लो, हेक्सागन लो, कोई भी शेप लो, उसकी अगर आउटर कवरिंग को आप मेजर कर पा रहे हो दैट मींस आप पैरामीटर निकाल पा रहे हो। जैसे कि ये फिगर है, अगर मैं इसको इनिशियल पॉइंट ए देता हूं, ये बी, ये सी और ये डी। मैंने बोला एक बच्चे को बेटा तुम ए पॉइंट से जाओ, ये गार्डन है, और पूरा घूम करके ए पर आओ। तो ए से वो बी गया, बी से वो सी गया, सी से वो डी गया, डी से वो ए आया। दैट मीन्स उसने उस ग्राउंड का पैरामीटर मेजर कर लिया है, उस ग्राउंड का पैरामीटर मेजर कर लिया है। दैट मीन्स आउटर बाउंड्री को उसने मेजर कर लिया है। तो पैरामीटर क्या होता है, द आउटर बाउंड्री ऑफ एनी शेप। ये आपको फिलिप्स में आता है 1 नंबर में कि द डिस्टेंस अराउंड द एजेस ऑफ अ शेप इज कॉल्ड पैरामीटर, या फिर आ सकता है द आउटर बाउंड्री ऑफ एनी शेप, ठीक। अब पैरामीटर का यूज आप ज्यादातर कहां करते हो, मैं पहले बता रहा हूं भाई। देखो आपके क्वेश्चन में अगर फेंसिंग लगाने आ रहा है तो आपको पता है किसी भी ग्राउंड में फेंसिंग कहां होती है, बाउंड्री पे। अगर आप फ्रेमिंग कर रहे हो तो आप फ्रेमिंग करोगे, अगर वुडन फ्रेमिंग कर रहे हो तो आप कहां कर रहे हो, आप बाउंड्रीज पे कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आप क्या फाइंड कर रहे हो, पैरामीटर। उसी सेंस में अगर हम एरिया की बात करें तो अब एरिया क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ शेप। किसी भी शेप के अंदर अगर आप उसके स्पेस को मेजर कर रहे हो, किसी भी शेप के स्पेस को, इनसाइड वाले शेप स्पेस को आप मेजर कर रहे हो, जैसे ये वाले पार्ट को अगर आप मेजर कर रहे हो तो ये क्या है, एरिया। आउटर बाउंड्री पैरामीटर, इनसाइड मेजरमेंट इज एरिया। क्लियर हो रहा है बात। अब यहां पर आप क्या करोगे, तो भाई यहां पर या तो आप घर को बना सकते हो या तो आप गार्डन बना सकते हो। गार्डन बाउंड्री पे नहीं बनता, गार्डन बीच में बनता है, हाउस बीच में बनता है।
अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो आप सीड्स को सो करोगे, तो भी आप कहां पे करोगे, एरिया में। ठीक है, ये कुछ चीजें होती है जो आपको पता होना चाहिए कि वेयर यू वांट टू यूज पैरामीटर और वेयर यू वांट टू यूज एरिया। पैरामीटर इज यूज्ड फॉर आउटर कवरिंग एंड एरिया इज यूज्ड फॉर इनसाइड मेजरमेंट, इनसाइड स्पेस। ओके, तो दो वर्ड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक, पहला बात था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम फिगर्स पढ़ रहे हैं, 2D फिगर्स और 3D फिगर्स, और आज के लिए हम पढ़ने वाले हैं क्या, 2D फिगर्स। तो 2D फिगर्स में आप क्या फाइंड करते हो, पैरामीटर और एरिया। पैरामीटर इज द आउटर बाउंड्री, एरिया इज द इनर स्पेस। ओके, चलिए अब एक एक चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा इशू, आधे से ज्यादा बच्चे मेंसुरेशन से डरते हैं। क्यों सर, हमको फॉर्मूला याद नहीं होता, सर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। बेटा याद करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, करना ही नहीं है। आपको फॉर्मूला क्रिएट करते बनना चाहिए, आपको लॉजिकल सोचते बनना चाहिए, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे आती है कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो आज हम एक एक शेप के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कैसे फॉर्मूला जनरेट हो रहा है बहुत तक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता, मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ये फॉर्मूले पूरे प्रूफ होंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप इजीली पेपर में फॉर्मूलेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, ट्राइंगल है, देखो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, पूरी ज्योमेट्री का जो मेन है वो कौन है, ट्राइंगल है। हर जगह पे ट्राइंगल छुपा होता है, आप कितने साइडेड भी फिगर ले लो, आपको ट्राइंगल बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाना है। ट्राइंगल क्या होता है सर, ट्राइंगल जो होता है वो सर वह एक 3 साइडेड फिगर होता है। फिर से बोलूंगा बेटा, ये ए बी क्या है, साइड है, सर BC क्या है, साइड है, सर CA क्या है, साइड। ऑल दीज आर साइड्स। ओके, और जहां पर ये दो लाइनें मिल रही है, वेयर 2 लाइन्स मीट इट इज कॉल्ड वर्टेक्स। बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, अभी आप जब 3D पढ़ोगे आपको वर्टेक्स, फेजेस, एजेस सब कुछ आएगा। ठीक है, आप इसको साइड्स भी बोल सकते हो, आप इसको एजेस भी बोल सकते हो। ठीक है, और वर्टेक्स क्या है, वेयर 2 लाइन्स मीट। ओके, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये क्या है, वर्टेक्स। AB क्या है, साइड। BC क्या है, साइड। CA क्या है, साइड। और ये B पॉइंट क्या है, वर्टेक्स। ये A पॉइंट क्या है, वर्टेक्स। ये C पॉइंट क्या है, वर्टेक्स। ओके, अब ट्राइंगल है 3 साइडेड फिगर। मैंने बोला पैरामीटर, बेटा एक पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। रोट एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, रट्टाफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही सोचो। अब भी मैंने डेफिनेशन बोला, क्या बोला, द पैरामीटर इज द मेजरमेंट ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ एनी शेप, एनी शेप, एनी शेप। तो ट्राइंगल भी तो एक शेप ही है। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये एक ट्राइंगल है, इसका A से B का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है, B से C का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है, और C से A का मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने बोला एक बच्चे को यहां से अपन चलाना चालू करते हैं। ठीक है, एक बच्चे को अपन यहां से चलाना चालू करते हैं, वो A से B गया। ठीक है, और फिर वो B से C गया, फिर वो C से A आया। अब मैं सिर्फ अब आपसे भूल जाओ 2 मिनट को पैरामीटर वर्ड, मैं आपसे पूछूं ये बच्चा कितना चल के आया, तो आप बोलोगे सर क्या क्वेश्चन कर रहे हो सर, सर ये 4 सेंटीमीटर चला, फिर सर 5 सेंटीमीटर चला, फिर सर 8 सेंटीमीटर चला, तो सर ये चला कितना, तो सर 4 और 5 हो गया 9, 9 और 8 हो गया सर 17, सर 17 सेंटीमीटर चला ये। ठीक है, तो आपने जाने अनजाने में कर क्या दिया, आपने जाने अनजाने में पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ही निकाल डाला। तो मैं अब आपसे पूछता हूं मैथमेटिकल टर्म में ये 4 सेंटीमीटर क्या था, तो आपने बोला सर साइड था।
सर ये 5 सेंटीमीटर क्या था सर? साइड था। सर ये 8 सेंटीमीटर क्या था सर? साइड था। सर सभी को आपने ऐड ही तो किया। सर ये फॉर्मूला निकल आया पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का, साइड प्लस साइड प्लस साइड। और ये एक सदाबहार फॉर्मूला है। सदाबहार मतलब आप किसी भी शेप का 4 साइडेड, 5 साइडेड, 10 साइडेड, 15 साइडेड, कितने भी साइडेड फिगर हो, अगर आप उसका पैरामीटर निकालना चाह रहे हो, दैट मींस आपको क्या करना है? सभी साइडों को प्लस कर देना है। ये एक बेसिक है। जब आप पेपर में फॉर्मूला ही भूल जाओ किसी भी शेप के पैरामीटर का, आप उठाना और उसकी सारे साइड्स को क्या कर देना? सम कर देना। तो एक पैरामीटर का बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहीं से सारी चीजें जन्म लेंगी बेटा, ठीक है? यहीं से सारी चीजें बनेंगी अब, जो हमको आगे भी पढ़नी है कि सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है, वो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। तो हमने यहां पर पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला देखा, वो क्या था सर? साइड प्लस साइड प्लस साइड। क्यों सर? क्योंकि यहां पर 3 साइड अवेलेबल है सर, 3 साइड अवेलेबल है, दैट मींस साइड प्लस साइड प्लस साइड, ठीक है? अब यहीं से सर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बता देते। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब सर ये आ कहां से रहा है? तो देखो थोड़ा सा मैं बताता हूं, बाकी अब आप इसको आगे सीखोगे। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है रेक्टेंगल से। अगर किसी को रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद हो तो वो होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है? और जब हम यहां से इसको एक लाइन खींच देते हैं, इसे बोला जाता है डायगोनल। इसे क्या बोला जाता है? डायगोनल। डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है? डायगोनल जो है वो किसी भी शेप की लॉन्गेस्ट साइड होती है। डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी शेप। तो अगर हम खींचते हैं तो यहां पर 2 ट्राइंगल बनते हैं और इक्वली बनते हैं। दैट मींस अगर एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो आधे आधे का क्या होगा? अगर ट्राइंगल बना देते तो हाफ बेस इंटू हाइट यहां से जनरेट होता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये वाला फॉर्मूला सबको याद हो जाता है। मैंने आपको बता दिया आ कहां से रहा है, ठीक है? तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? साइड प्लस साइड प्लस साइड। अब ये एक बेसिक फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये आपको ध्यान रखना है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया? लेंथ इंटू ब्रेथ का हाफ। लेंथ इंटू ब्रेथ का हाफ। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल को जब आप डायगोनली डिवाइड करोगे तो वो 2 ट्राइंगल में डिवाइड होगा, हाफ हाफ में, ठीक है? चलो अगले शेप की बात करते हैं। अगला शेप है भाई रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखो। वैसे आपने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में ये चीज पढ़ी होगी, पर फिर भी आप थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूं। आपके रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो होती हैं, ठीक है? रेक्टेंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कैसी होती है भाई? इक्वल होती है, ठीक है? तो ये जैसे है लेंथ और ये है ब्रेथ, ठीक? तो अपोजिट साइड, तो ये भी लेंथ हो गई और ये भी ब्रेथ हो गई। अगर 2 मिनट के लिए मैं आपसे बोलूं ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये बाय डिफॉल्ट सामने वाली भी क्या हो गई? 5 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे बोलूं ये 4 सेंटीमीटर है, तो आपने बोला सर ये बाय डिफॉल्ट इस साइड वाली भी क्या हो गई? 4 सेंटीमीटर, ठीक? तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब फिर से बात आई, सर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल भी बता देते क्या होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने बोला भाई साहब एक काम करो ना, भूल गए? एक काम करो जो अपन ने अभी डिस्कस किया था, सम ऑफ ऑल साइड्स, वही लगा दो 2 मिनट के लिए। सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स को प्लस कर दो भाई। आपने बोला ठीक है सर। तो सर हम एक काम करते हैं, हमारी ये लेंथ है प्लस हम ब्रेथ करते हैं, सर लेंथ फिर ब्रेथ, सर सबको जोड़ देते हैं। फिर वही वाली कहानी, एक बच्चा ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए आया। तो आपने बोला सर लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, फिर आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर, फिर आपकी आ गई 4 सेंटीमीटर। आपने बोला सर सबको जोड़ लो, तो सर आंसर आ गया सर 18 सेंटीमीटर। सर ये क्या है? सर ये पैरामीटर है।
सर ये क्या है, पैरामीटर है। ठीक, अब सर एक चीज और मैं नोटिस करते चल रहा था, 2 बार लेंथ आई और सर 2 बार ब्रेथ आई। तो सर मैं काम करता हूं ना, 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं और लेंथ प्लस ब्रेथ अंदर लिख देता हूं। तो सर इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ सर मेरा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जनरेट कहां से हुआ, जनरेट कहां से हुआ भाई, जनरेट बेसिक कॉन्सेप्ट से हुआ, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड से जनरेट हुआ और कहां लेकर के गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एग्री। तो यहां से हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला बन गया भाई 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब एरिया का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो आपका एरिया का भी फॉर्मूला निकल आएगा। और जैसे मैंने बोला इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, तो आपने बोला 5 इंटू 4 20 यूनिट चल रही है सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका नंबर कटवाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया जो होता है वो स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट लगी हो, बट एरिया हमेशा किस में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, ठीक। तो ये आपका सेकंड शेप हो गया, पहला शेप ट्राइंगल, सेकंड शेप हो गया आपका रेक्टेंगल। तीसरे शेप पे बात करते हैं, तीसरा शेप भाई स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या बोलता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी बोलता है 4 साइड्स आर इक्वल। अब मैं सोचता हूं ये चीज कि आप इसका फॉर्मूला तो भाई मुझे खुद ही जनरेट करके दे दोगे कि सर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, सर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा सर। तो सर अगर मैं बोलूं ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, क्यों ये भी a होगा, क्यों होगा, क्योंकि सर मेरे को पता है स्क्वायर की चारों साइड जो होती है वो बराबर होती है सर, बराबर। ठीक है, तो सर मैं 4 बार किसी चीज को प्लस करने से अच्छा मैं 4 इंटू ए बोल देता हूं। तो सर यहां से मेरा जनरेट हो गया फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4a, साइड प्लस साइड प्लस साइड, चारों साइड्स अगर इक्वल है दैट मींस 4a। उसी तरीके से एरिया क्या हुआ सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहां पे लेंथ और ब्रेथ दोनों तो सेम ही है, तो सर मैं इसको बोल सकता हूं a इंटू ए, दैट मींस a स्क्वायर। तो यहां से भाई जनरेट हुआ आपका क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर। आगे बात करते हैं पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है अगर आपने कभी पढ़ा हो तो। पैरेललोग्राम जो होता है एक तरीके से आपका रेक्टेंगल ही होता है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है एरिया का वो भी बिल्कुल वैसे ही आता है, क्या, ब्रेथ इनटू हाइट। क्योंकि पैरेललोग्राम देखोगे ना तो रेक्टेंगल से थोड़ा सा बस टेढ़ा है। ठीक है, इसमें भी वही प्रॉपर्टी आ रही है, तो फॉर्मूला क्या बना, ब्रेथ इनटू हाइट। अब सर पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम मैं नहीं बताने वाला, क्यों, क्योंकि सर सम ऑफ ऑल साइड्स, ये सदाबहार फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक, तो ये आपकी कहानी हो गई किसकी, पैरेललोग्राम की। सर इतना सारा पढ़ा दिया, कहां दिमाग में रहेगा, एक बार रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या बोला, रेक्टेंगल बोला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पैरामीटर। ठीक है, और एरिया क्या है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। सर स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सर ब्रेथ इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर सर हम ए स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, हम इसको ना बोल करके कंफ्यूज होंगे तो हम बोलते हैं सर ए स्क्वायर। उसी तरीके से पैरामीटर क्या हुआ सर 4a। ठीक, ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का पैरामीटर साइड प्लस साइड प्लस साइड, पैरेललोग्राम का सर ब्रेथ इनटू हाइट। अब भी मैंने बोला था रेक्टेंगल का भैया है कौन, पैरेललोग्राम, तो सर फॉर्मूला भी सेम चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हो पैरामीटर में। सर नहीं चलाना तो बेसिक फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, उसी तरीके से एक चीज और बच गई हमारी, सर्कल।
सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 पाई आर, और यहां पर हम इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है बेटा, इसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ठीक, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक वीडियो में अलग से बना दूंगा जिसमें आपको मैं ये पाई का कॉन्सेप्ट और बाकी चीजें बताऊंगा। रेडियस क्या होता है सर, आर आर आ रहा है, रेडियस क्या होता है सर, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच का जो डिफरेंस, ये क्या है सरकमफेरेंस, पैरामीटर को ही सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सेंटर से जो सरकमफेरेंस तक जाएगी लाइन वो कहलाती है रेडियस। और सर फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस का 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है सर, 22/7 और 3.14 और 3.14। ठीक है, तो इतना अपन ने शेप्स पढ़ा। एक शेप और पढ़ते हैं अपन जिसका नाम है ट्रेपेजियम। ठीक है, अब सर ट्रेपेजियम क्या होता है सर, ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप का दिखता है। ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, हल्का सा नीचे से फैल गया, ठीक है, और ऊपर से कम हो गया। सर अब ये अलग क्यों है सर, पैरेललोग्राम तो रेक्टेंगल जैसा था। अभी हम आगे एक और शेप पढ़ेंगे रोम्बस, तो रोम्बस किसके जैसा होगा, स्क्वायर के जैसा है। ये ट्रेपेजियम थोड़ा सा अलग कैटेगरी का है। सर इसके पैरामीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक, सर प्रॉपर्टी, सर ट्रेपेजियम की दो लाइन जो होती है वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल होती है, जैसे कि AB और CD, ये जो है ये पैरेलल साइड है किसकी, ट्रेपेजियम की। अब सर ये नया शब्द क्या आ गया, पैरेलल। तो ये बेटा अपन ने पढ़ा हुआ है, ऐसी दो लाइनें जो किसी भी पॉइंट पर मीट ना हो वो कहलाती हैं पैरेलल लाइन। फॉर एग्जांपल के लिए जो आपके रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो पैरेलल चलते हैं, वो कभी मिलते नहीं है। अब तुम बोलोगे सर ऐसे ऐसे मिल जाते, वो उसको टर्न किया जाता है। अगर वो स्ट्रेट चल रहे हैं तो वो कभी नहीं मिलेंगे। जैसे आप BC और AB को कितना भी एक्सटेंड कर दो ये कभी नहीं मिलेंगे। दैट मींस ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये लाल लाइन क्या है सर इसे हाइट बोलते सर, लाल लाइन को। ठीक है, आप जिस कमरे में बैठे हो ऊपर तक देखो वो क्या है, हाइट है। आप बोलते हो ना, किसी भी पर्सन को अगर मेजर करते हो तो आप बोलते हो हाइट क्या है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये ट्रेपेजियम की हाइट है। अब सर बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो सर इसका फॉर्मूला है 1/2 A + B इंटू में H। ठीक है, A + B इंटू में H, ये आपका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। आगे बात करते हैं रोम्बस। जैसा कि मैंने आपको बोला, रोम्बस क्या है भाई, रोम्बस क्या है, आपका स्क्वायर का भैया। कौन है, स्क्वायर का भैया। ठीक है, तो जब फॉर्मूला भी जनरेट होगा तो कैसे जनरेट होगा, 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, 1/2 D1 इंटू D2। रोम्बस की भी चारों साइड्स क्या होती है, बराबर, तो सम ऑफ ऑल साइड से आप निकाल लोगे। और 1/2 D1 इंटू D2, वेयर D1 इज डायगोनल 1 एंड D2 इज डायगोनल 2। ठीक, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, ये पूरे प्रूफ्स है बेटा। देखो क्या है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इस कारण से मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं। ये एरिया ऑफ रोम्बस ABCD 1/2 D1 इंटू D2 क्यों होता है, मैंने अब भी बोला था। देखो ट्राइंगल से जन्म होगा हर चीज से। देखो ट्राइंगल का ही फॉर्मूला लगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक, उसमें फिर ये कॉमन आया तो उससे बना 1/2 D1 इंटू D2। ये इसका सॉल्व है, हर चीज का सॉल्व होता है। लेकिन अभी आपको ये चीजें 9th में जब आप जाओगे तब आपको बहुत जरूरी पड़ेगी। बाकी मैं इन फ्यूचर रहेगा तो मैं आपको इसका भी एक वीडियो बना करके दे दूंगा। अभी आपको ये 2-3 फॉर्मूले बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाने। ठीक, तो ये थी हमारी कहानी किसकी, अभी तक 2D शेप्स के अलग अलग टाइप्स की और उनके एरिया और पैरामीटर की। अब इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज आएगी, तो चलिए अब हम चलते हैं
क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन के वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, फिर से एक बार बोल दे रहा हूं मैंने आपको ट्राइंगल बता दिया है, आपको स्क्वायर बता दिया है, आपको रेक्टेंगल बता दिया है। ठीक है, आपको मैंने सर्कल बता दिया है। ठीक, अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं। जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको शेप को विजुअलाइज करना है, आपको सोचना है कि हो सकता है वो सीधा सीधा ट्राइंगल ना बना हो या स्क्वायर ना बना हो, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई शेप छुपा होगा जो तुम्हें निकाल करके बाहर लाना है और उसको सॉल्व करना है। बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप चालू करोगे और एंडिंग तक ले जा करके आंसर लेकर आओगे। तो लेट्स गो एंड सॉल्व मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मेंसुरेशन। पहला क्वेश्चन ये रहा, पहले एक बार इसको बहुत ध्यान से समझिए, पढ़िए, तब इसको सॉल्व करना चालू करेंगे, सीधा भागना नहीं है। ठीक, एक सेकंड के लिए आप रीड करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखिए मेंसुरेशन में आपको क्वेश्चन को समझना है, उसकी भावनाओं को समझना है, उसकी फीलिंग्स को समझना है, क्या बोल रहा है वो। ठीक है, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, दो शेप की बात हो गई, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड की, विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर, ये दो फिगर दिए हैं, have the same parameter, इस पे मैं फोकस करूंगा। उसने बोला स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, ठीक है, अलग अलग मेजरमेंट का, लेकिन उनका पैरामीटर दोनों का कैसा है, सेम है। मतलब स्क्वायर का पैरामीटर और रेक्टेंगल का पैरामीटर सेम है। पूछा क्या है, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, कौन से शेप का एरिया बड़ा होगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, कौन से शेप का एरिया बराबर होगा। मेरा दिमाग चला, सर आपने एरिया के फॉर्मूले अब भी बताए, तो सर एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये थी सर चारों साइड्स बराबर। तो अगर मेरा ए शेप जो है वो सर स्क्वायर दिख रहा है, तो मेरे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, साइड इनटू साइड। सर मुझे दोनों चीजें पता है, तो मैं एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकाल सकता हूं। सर कैसे निकाल सकता हूं, तो सर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा सर, 60 इंटू 60। तो सर मैंने ये तो फटाक से निकाल दिया, 3600 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है यहां पर यूनिट। ठीक है, यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे कि यूनिट कौन सी है, तो सर मीटर स्क्वायर, 3600 मीटर स्क्वायर। सर मेरा क्या निकल के आ गया सर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। सर मेरे से पूछा क्या है, किसका बड़ा है, तो सर मेरे को सेकंड शेप पे भी जाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है सर लेंथ इनटू ब्रेथ। अब कहानी यहां से चालू होती है इस क्वेश्चन की, सर मुझे ये लेंथ तो दी है 80, लेकिन सर मेरे को ब्रेथ नहीं दी। अब मैं क्या करूं सर, अब तुम यहां से दिमाग में टेंशन पैदा करते हो, सोचते हो क्या करूं भाई। हर क्वेश्चन की छोटी से छोटी जो इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है। मेरे को पहले क्या दिया था कि दोनों शेप का पैरामीटर बराबर है, क्यों दिया था, वो इसीलिए दिया था ताकि मैं ब्रेथ फाइंड कर सकूं। तो मेरे को अब क्या करना है, मेरे को यहां से ब्रेथ फाइंड करना है। तो मैंने बोला सर क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिखना है हमको, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल।
सही है सर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। सर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब सर यहां पे मेरे को ना ए की वैल्यू पता है तो मैं रख देता हूं सर 4 इंटू 60 इज इक्वल टू 2 इंटू सर लेंथ भी पता है मेरे को 80 प्लस बी। सर अब क्या करें, अब क्या करें? तो बेटा अगर आप इस स्टेप को देखोगे तो यहां पर हमें जो मिल रहा है, तो यहां पर क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। और सर जैसे ही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो मुझे मेरे 8th क्लास का एक और चैप्टर याद आया। कौन सा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कौन सा चैप्टर? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर वहां पे मैं यही तो सॉल्व करता था। सर ये इक्वेशन ही तो है, क्यों? सर इक्वल का भी तो साइन लगा है। तो अब मैं जाता हूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो सर ये कितना हुआ? 6 4 जा 24। तो सर ये हो गया 240। सर ब्रैकेट ओपन करता हूं 2 इंटू 80। तो सर कितना हो गया? 160। सर 2 का मल्टीप्लाई बी से भी करता हूं तो 2 इंटू बी, सर 2b। सर शिफ्ट करता हूं इक्वल टू के साइड तो 240 माइनस 160। तो सर ये हो गया क्या? 2b। सर 240 में से 160 गए, कितना बचा? सर 80 इज इक्वल टू 2b। तो सर b इज इक्वल टू क्या हो गया सर? सर b इज इक्वल टू क्या हो गया सर? तो 80/2। दैट मींस कितना हो गया सर? 40 आ गया। जिसने लीनियर इक्वेशन करी उसको ये बन गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपने ब्रेथ भी फाइंड कर ली। सर मेरे को दोनों चीज पता चल गई। सर 80 मेरी लेंथ है, ब्रेथ मेरी सर 40 है। दैट मीन सर मेरा एरिया हो गया 3200 मीटर स्क्वायर। अब सर पूछा था विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। अब आप बताओ स्क्वायर का बड़ा है कि रेक्टेंगल का बड़ा है? तो सर स्क्वायर का जो एरिया है वो बड़ा है। स्क्वायर फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। दिस इज अवर आंसर। ठीक, तो जैसे अपन ने देखा स्टेप बाय स्टेप, जैसा जैसा चीजें हमको दी थी, जो जो चीजें हमें पता थी, हमने उसको सब मर्ज करके आंसर निकाला। क्या किया? फिर से रिपीट कर रहा हूं। मुझे बोला गया था एरिया और रेक्टेंगल में किसका एरिया बड़ा है, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में किसका एरिया बड़ा है। मैं गया, मैंने देखा कि मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए साइड चाहिए, तो वो ऑलरेडी मुझे गिवन थी, तो मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। लेकिन जब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने गया तो वहां पर लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए था। तो मुझे लेंथ पता थी पर ब्रेथ नहीं पता थी। तो मुझे जो सेकंड चीज दी गई थी कि सेम पैरामीटर, उसको मैंने यूज किया और इक्वेशन ड्राइव करके मैंने ब्रेथ निकाल ली 40 और उसके बाद मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल करके बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अगर चीजें करते हैं तो आपका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, आई होप सो आपने पढ़ लिया हो। अब मैं इसको पढ़ता हूं। मुझे ना इंफॉर्मेशन गैदर्ड करना है फर्स्टली, और फिर उससे मुझे आगे चीजें ड्राइव करनी है। अब क्वेश्चन लिखा है मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट। स्क्वायर प्लॉट कैसा प्लॉट है? स्क्वायर प्लॉट है। ठीक है, मैं यहां पे फिगर भी देख पा रहा हूं, ये 25:25 का स्क्वायर प्लॉट है, as shown in the figure, as shown in the figure। उसने आगे बोल दिया she want to construct a house in the middle of the plot। ये उसने मिडिल ऑफ द प्लॉट के बिल्कुल बीचों बीच, मिडिल ऑफ द प्लॉट मतलब बीचों बीच उसने क्या बनाया? घर बनाया। ठीक है, अब मिसेस कौशिक जो थी उनको क्या था? उनको ये था अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। अब उनको क्या करना था? गार्डन डेवलप करना था। कहां पर अब गार्डन होगा? देखो कॉमन सेंस की बात, ये स्क्वायर प्लॉट है, उसके बीच में इनने ये घर बना लिया, तो अब गार्डन बनेगा कहां? तो गार्डन बनेगा ये बीच वाले एरिया में। ठीक है,
गार्डन कहां बनेगा? बीच वाले एरिया में। अब उसने पूछा क्या है भाई? पूछा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस। ये चीज और पढ़ लीजिए, उसने खुद ही बोल दिया कि ये गार्डन कहां बनना है, अराउंड द हाउस, मतलब हाउस के आजू बाजू। और उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है? 55 पर मीटर स्क्वायर। मतलब उसने जिस पर्सन को बुलाया कि भैया मेरे को यहां गार्डन बना दो, तो उसने बोला भाई मैं पैसा लूंगा आपसे, 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट लूंगा। तो उसने क्वेश्चन किया मैडम से, किससे? मिसेस कौशिक से। क्या बोला? मैडम कितना एरिया है, ठीक है, तभी तो मैं हिसाब बता पाऊंगा। तो हमारे पास सबसे पहला टास्क क्या आया कि हमें यह चीज निकालनी कि भैया एरिया कितना है, ठीक है ना। उसने आपको 1 मीटर स्क्वायर का रेट बता दिया। अब आपको क्या चाहिए? आपको यह चाहिए कि भाई मुझे एरिया पता हो गार्डन का। अब एरिया पता हो गार्डन का तो सर वो कैसे निकालेंगे? चलिए बात करते हैं। कॉमन सेंस, लॉजिकली सोचिए थोड़ा सा, ठीक है बेटा, लॉजिकली बिल्कुल सोचोगे ना तो निकलेगा सॉल्यूशन। ये पूरा प्लॉट है स्क्वायर वाला, ये पूरा प्लॉट है, इसके बीच में हाउस है और आपको ये बीच वाला एरिया निकालना है। तो क्या आप ये सोच सकते हो कि अगर मैं बड़ा वाले एरिया से अंदर वाले एरिया को माइनस कर दूं तो ये बीच का ही तो निकलेगा मेरा, ये बीच का निकलेगा भाई, ये लॉजिकली बात है। बड़ा वाला, ठीक है, उसके बीच में जो छोटा वाला है उसको माइनस कर दें तो क्या बचेगा? रिमेनिंग ही बचेगा ना। बात समझ पा रहे हो? आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो, आपने एक पेपर लिया, उस पेपर के बीच में आपने कटिंग कर दी और उसको निकाल लिया, तो अब बचा क्या? बीच वाला ही ना। समझ रहे हो बात को? इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो मुझे यहां से ये चीज समझ में आई कि मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है गार्डन का एरिया, गार्डन का एरिया। अब वो निकलेगा कैसे सर? निकलेगा कैसे? मैं इसको पूरा अच्छे से लिखता हूं कि एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन वो निकलेगा कैसे सर? तो सर आप एक काम करिए कि जो बड़ा वाला एरिया है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, उससे आप एरिया ऑफ हाउस को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो सर एरिया ऑफ गार्डन निकल आएगा। अब मैंने बोला एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, तो आपने बोला सर साइड इनटू में साइड होता है, ठीक है। और सर एरिया ऑफ हाउस, हाउस किस शेप में? सर रेक्टेंगल में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सर लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमने यहां से निकाला 25 इंटू 25, माइनस में आपका 15 इंटू 20। अब सर ये 25 इंटू 25 मतलब क्या हुआ सर? 25 का स्क्वायर। तो सर ये तो मुझे याद है 625, ठीक। इसका कितना हुआ सर? 15 इंटू 2 मतलब दैट मीन सर 15 टू 30, 0। तो सर मेरा गार्डन का एरिया निकला 325 मीटर स्क्वायर। मतलब मुझे गार्डन बनाना कितने में है? 325 मीटर स्क्वायर में। अब सर पूछा क्या था? टोटल कॉस्ट। सर पैसा एक का पता है, ज्यादा का निकालना है, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो हमने बोला टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन इज इक्वल टू 325 इंटू में 55 इज इक्वल टू, अब ये कितना होगा सर? मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन बाजू में, ठीक। 325 इंटू में कितना? 55 कितना होगा? 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 12 का 1, 5 3 जा 15 और 1 16। सेम एज इट इज नीचे भी कॉपी हो जाएगा, 6 और 1 है ना। ये आ जाएगा 5 7 8 7 1, मतलब रुपीज 17875, 17875 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक। समझ में आई? ठीक, मल्टीप्लाई सही था, ठीक है, ठीक। तो ये हमारी कॉस्ट निकल के आ गई। फिर से रिकॉल करना है, मैं बार बार जितना रिकॉल करोगे उतनी जल्दी कॉन्सेप्ट बैठेगा,
इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें 9-10 तक आएंगे बेटा। कभी भी रिमेनिंग एरिया मिडिल एरिया निकालना होता है तो बड़े से छोटे को माइनस कर दो, बीच वाला निकल आएगा। ठीक है, कौशिक जी ने क्या बोला, मिसेस कौशिक ने क्या बोला, मेरा स्क्वायर प्लॉट है, उसके बीच में मैंने रेक्टेंगल घर बना लिया, अब मुझे अराउंड में पूरी सराउंडिंग में क्या चाहिए, गार्डन चाहिए। तो मैंने बोला स्क्वायर के एरिया से आपके रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करते तो रिमेनिंग जो बचेगा वो मेरा गार्डन बचेगा, और उस गार्डन को बनाने की कॉस्ट है 55, तो मैंने 55 से उसको इनटू कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया है 17875। ठीक, 2 से 3 बार रिकॉल कर लेना। अगर यहां पे भी कोई डाउट है तो एक बार रिवाइंड करना, देखना, फिर आगे का क्वेश्चन करना है अपन को। ठीक, तो ये आप अभी तक क्या यूज कर चुके हो, आप इन 2 क्वेश्चनों में एरिया, पैरामीटर, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के यूज कर सकते हो शुरू के 2 क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगले थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, आहा भाई मजेदार। अब एक और क्वेश्चन पढ़िए, ये सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं अपनी एक्सरसाइज में। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड आउट करिए बहुत अच्छे से। क्या बोल रहा है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कल एट द एंड। देखो ये एक गार्डन है, उनने बोला रेक्टेंगल है, ये देखो ये रेक्टेंगल इन द मिडिल, और साइड में क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा, सर्कल का आधा। आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ दिस गार्डन। आपको निकालना है इसका पैरामीटर और एरिया। चलो फटाक से निकालते हैं जल्दी से। सबसे पहली चीज है एरिया ऑफ गार्डन, अगर हमको निकालना है तो अब यहां पर क्या चाहिए भाई, गार्डन में 2 शेप इंक्लूडेड है, 2 शेप इंक्लूडेड है। एरिया ऑफ गार्डन में 2 शेप इंक्लूडेड है, पहला रेक्टेंगल, दूसरा सेमी सर्कल, वो भी 2 सेमी सर्कल। मैं आपको एक विजुअलाइजेशन पहले करा दूं, 2 सेमी सर्कल हैं, सेम रेडियस के हैं, तो 2 सेमी सर्कल को मिला करके एक सर्कल बन सकता है। तो आप हर जगह पर चाहो तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बाकी अभी अपन सेमी सर्कल ही लेकर चलते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें। इस शेप में रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है। पहले पूरा एनालिसिस करना भाई, सीधा सॉल्व नहीं हो जाना। नहीं देखो देखो क्या होगा, कटिंग होगी पेपर में ना, कटिंग होगी, गंदगी मचा दोगी पूरी तुम। तो पहले ना एनालिसिस करो, मुझे चलना कैसे है, क्या करना है। तो भाई ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की यहां से यहां तक लेंथ दे दी मेरे को, लेंथ दे दी। ये लेंथ जो है ये पूरी यहां तक है बेटा ना, ये यहां तक है ये पूरी, ठीक है। और ये इसकी ब्रेथ है, तो ब्रेथ तो मुझे पता चल गई 7 मीटर है। लेकिन यहां पर ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि यहां पे जो लेंथ है ना, यहां पर लेंथ जो है वो 20 नहीं है, लेंथ जो है वो 20 नहीं है। पहले एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का भाई, सीधा मैं नहीं जाता ना एनालिसिस। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो रेक्टेंगल का नहीं है, वो सेमी सर्कल का है। अब अगर ये सेमी सर्कल है, ये इसका सेंटर होगा, यहां से यहां जोड़ देंगे तो सर ये इसका रेडियस आ जाएगा। सर रेडियस क्या होता है, सर रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है सर। तो सर अगर इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या हुआ सर, 7/2। मैं 7/2 ही लेके चलता हूं, या आपका मन हो तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 3.5 हो जाएगा, ठीक है। जैसी जहां पर नीड होगी हम वहां पर लेंगे 7/2 या फिर 3.5। तो उस हिसाब से सर अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए देखूं, देखो प्यार से दिखना चाहिए, यही तो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर ही तो है। दैट मींस ये 3.5 होगा, और सर उसी हिसाब से ये भी 3.5 होगा। दैट मींस सर अगर मैं आपसे बोलूं कि सर रेक्टेंगल का सबसे पहला चीज जो मुझे निकालना है, रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, तो सर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, विजुअलाइजेशन है ना,
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। कई लोग तो क्या करते हैं 20 लेकर के सॉल्व कर देते हैं, नहीं बेटा वो रेक्टेंगल वहां तक नहीं जा रहा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुई सर 20 माइनस में 3.5 प्लस में 3.5। क्यों सर 3.5 यहां से और सर 3.5 यहां से, तो सर टोटल हो गया 20 माइनस 7। सर 20 माइनस 7 मतलब हो गया 30, ठीक है। 20 माइनस 7 हो गया सर कितना 13। तो 13 मेरी क्या निकल आई सर, मेरी लेंथ निकल आई रेक्टेंगल की। अब सर ये क्वेश्चन हो गया आधा सॉल्व मेरा। तो सर एरिया ऑफ गार्डन निकालना था मुझे। तो सर एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकलेगा, तो सर वो निकलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में 2 सेमी सर्कल, प्लस में 2 सेमी सर्कल, ठीक है सर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हुआ सर लेंथ इनटू ब्रेथ, प्लस सर सर्कल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो सर सेमी सर्कल है तो हाफ कर देंगे, तो सर ये 2 से 2 कट गया। देखो बात वही आगे जो मैंने आपसे बोला था, 2 सेमी सर्कल को अलग अलग लेके चलो या एक सीधा सर्कल ही उठा लो, क्योंकि 2 सेमी सर्कल मिल रहे हैं तो क्या होगा एक सर्कल बन गया। अब सर इसकी लेंथ कितनी है, सर लेंथ इसकी 39, सर इसकी ब्रेथ कितनी है सर 7 है, प्लस पाई की वैल्यू सर 22/7। सर आर की वैल्यू अब देखो आर की वैल्यू क्या है 7/2 इंटू 7/2। क्यों सर आर स्क्वायर है 2 बार है, 7 से 7 कट गया सर, 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। 13 7 जा 91 प्लस 77/2 फर्दर सॉल्व कर लो, डेसिमल में ले आओ तो 91 प्लस 2 3 जा 6 1 बचेगा, 2 8 जा 16 तो 38.5। 91 प्लस 38.5 तो 30 जोड़ोगे 40 जोड़ लो तो आ जाएगा कितना 129.5 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गार्डन क्या आ गया 129.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ गार्डन। कैसे निकाला सर, एरिया ऑफ गार्डन निकालना था तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 सेमी सर्कल करना था। सर सबसे पहले मैंने क्या निकाला, मैंने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि सर रेक्टेंगल की लेंथ यहां तक बस होनी चाहिए, कि ये पूरा 20 दिया है, ठीक है। बहुत से बच्चे गलत करते हैं, यहां पे ध्यान रखना ये 20 पूरा है तो सर इसका रेडियस 3.5 होगा, यहां से भी। दैट मींस हमारा जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना आ गया 13 मीटर। उस हिसाब से सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ और पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 सेमी सर्कल का होता है। 2 सेमी सर्कल थे सर, हाफ से हाफ कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया कितना 129.5 मीटर स्क्वायर। मैंने अभी सिर्फ एक पार्ट सॉल्व किया है, मैंने एरिया बस निकाला है, अभी क्या निकालना बाकी है पैरामीटर। चलो अब पैरामीटर में भी बात करते हैं कि पैरामीटर कैसे निकलेगा। ये मैं इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो इसका, ठीक है। 1 मिनट। अब हम बात करते हैं किसकी, पैरामीटर। अब बेटा फिर से बोल रहा हूं पैरामीटर ऑफ गार्डन। ये भी कैसे निकलेगा, अब यहां देखना, बात को समझना। ये कितना है 13, ये भी कितना होगा 13। अब ये डंडी यहां इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि पैरामीटर निकालना है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक, इतना इंक्लूड होगा। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना क्या क्या इंक्लूड होगा पैरामीटर में। आउटर बाउंड्री ऑफ एनी शेप, ये ऐसा, ये वाला पार्ट, ठीक। तो उस हिसाब से अगर मैं निकालता हूं पैरामीटर ऑफ गार्डन क्या होगा 13 प्लस 13। सर कहां से आया, तो सर ये रेक्टेंगल का ये डंडा और ये वाला डंडा, ठीक है। अब सर
सर ये सरकमफेरेंस आएगा सेमी सर्कल का, ये भी सरकमफेरेंस आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, या तो तुम दो सेमी सर्कल रख लो या एक सर्कल रख लो, तो मैं एक सर्कल रखता हूं। 2 पाई आर, तो सर यहां से हो गया 13 प्लस 13 26 प्लस 2 इंटू 22/7। सर रेडियस कितना था 7/2। सर 7 से 7 कट गया, 2 1 जा ये कट गया, तो ये हो गया कितना सर 26 प्लस 2 11 जा 22, तो 26 प्लस 22 हो गया 48 मीटर इसका पैरामीटर है। ध्यान रखना वो डंडियां मत ले लेना ये वाली, ठीक है, ये नहीं आएंगी क्योंकि वो सरकमफेरेंस मतलब आउटर कवरिंग ऑफ एनी शेप, आउटर कवरिंग ऑफ एनी शेप। ठीक, समझ में आया, क्लियर है। तो यहां पर हमने कौन सा शेप यूज किया, रेक्टेंगल और सर्कल। पहले क्वेश्चन में रेक्टेंगल और स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन में रेक्टेंगल और स्क्वायर, तीसरे क्वेश्चन में रेक्टेंगल और सेमी सर्कल। ठीक है, इतना हमने यूज कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग और काम खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। ट्राई करिए, वीडियो को रोकिए, ट्राई करिए, खुद से सोचिए। जब तक खुद से विजुअलाइज नहीं करोगे नहीं आएगा बेटा, खुद से सोचना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है भाई, द फ्लोरिंग टाइल्स हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसका भैया, क्लिक होना चाहिए, रेक्टेंगल का भैया। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट फॉर्मूले किसके, रेक्टेंगल के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहां पर भी कौन सा कॉन्सेप्ट जाएगा, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट जाएगा। पैरेललोग्राम किसका भैया, रेक्टेंगल का भैया। स्क्वायर का भैया कौन, रोम्बस, याद रखना। whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area this? अरे भाई इससे इजी क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता। क्या बोलना चाह रहा है, बात को समझना 2 मिनट के लिए। ये एक समझ लो पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक, अब यहां पर एक जो टाइल्स लगती है, एक यहां पे जो टाइल्स लगती है उसका मेजरमेंट कितना आता है आपका 24/10। अब ऐसे ही 24/10 24/10 की टाइल्स लगनी है, और इस पूरे का जो एरिया है वो 1080 है। अब इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझो भैया। एक की कॉस्ट दी है, टोटल कॉस्ट दी है, एक की कॉस्ट पता है, क्वांटिटी निकालनी है। आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालनी ना यहां से, तो क्वांटिटी निकाल लो भाई। कैसे निकलेगी सर, कैसे निकलेगी, दिमाग चलाओ भाई। आप सबसे पहले क्या करोगे, एक टाइल्स का एरिया निकाल लो और उस उतने मेजरमेंट की टाइल्स जो है इतने एरिया में लगानी है। तो सीधी सी बात है, मेरे को ये क्लियर हुआ, नंबर ऑफ टाइल्स अगर मुझे निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एरिया ऑफ रूम जो दिया है, क्या दिया है, एरिया ऑफ रूम को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा एरिया ऑफ टाइल्स से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछते हैं। भाई आपको एक रूम में, आप जिस रूम में बैठे हो विजुअलाइज कर लिया करो, जिस रूम में बैठे हो उसमें टाइल्स लगी होगी, तो एक टाइल का अगर एरिया पता है और टोटल कमरे का एरिया पता है, तो जब डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा भाई, नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम तो आपको ऑलरेडी गिवन है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। फिर सेकंड चीज क्या है, एरिया ऑफ टाइल। तो एरिया ऑफ टाइल क्या होगा भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, या यहां पर बेस इनटू हाइट आ जाता है, ये आ गया भाई। अब इसको सीधा यहीं से काट लो बेटा, मल्टीप्लाई मत करना। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना कोशिश किया करो, जब आपको पता है कि आगे डिवीजन होना है तो हम मल्टीप्लाई करके सरदर्दी नहीं पाना भाई, हम यहीं के यहीं काटने की कोशिश करेंगे। 0 से 0 काट दिया, और इसको काटते हैं, किससे काट ले भाई, किससे काटने, जल्दी बताओ, 4 से काट के देखें। चलो 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, बचेगा कितना आपका, 4 2 जा 2, 4 7 जा 28। अब हाउ मेनी सर्च टाइल्स आर रिक्वायर्ड। अब देखो यहां पर ना एक गड़बड़ आ रही कि ये तो एग्जैक्ट कट ही नहीं रहा,
ये तो एग्जैक्ट कट ही नहीं रहा ना। ओ माय गॉड, सो सैड। अब बेटा ये चीज मैंने इसीलिए करी, बात को समझना, जो मेंसुरेशन का सबसे बड़ा मिस्टेक है, आज मैंने आपको करके बताया तो ये पेपर में याद रहेगा। यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और एरिया किसमें दिया है? एरिया किसमें दिया है? मीटर स्क्वायर में। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, या तो आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लो। क्या इजी रहेगा? जो आपके लिए इजी रहे। ठीक है, 1080 क्या है? मीटर स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? 24 इंटू क्या 10। अब सबसे बड़ा दिमाग में कंफ्यूजन, सर हमको ये तो पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन सर 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हुए? तो बेटा अब भी बताया, स्क्वायर का मतलब क्या? 2 बार। तो सीधी सी बात है कि यहां पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर में क्या होगा? 2 बार 100। तो यहां पर क्या होगा? 100 इंटू 100। क्यों? अब मैंने पूरी चीजों को किस में बदल लिया है? सेंटीमीटर में। मेरी ऊपर वाली भी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में है, नीचे वाली यूनिट मेरी सेंटीमीटर में। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक, तो ये बिल्कुल माइनर सा जो मिस्टेक है वो होता है, और यहां पर आपका आंसर मैच नहीं करेगा या आएगा नहीं। तो मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना यूनिट का। ठीक है, यूनिट ध्यान रखना है। ठीक, चलो 0 से 0 काट लेते हैं। 4 6 कट गया। ठीक है, 4 6 कट गया, तो इसको भी काट लेते हैं। 4 2 8, 4 7 28, और 0 का 0 और काट लेते हैं। किससे? 3 से कट रहा है, 4 6 से भी डायरेक्ट कट रहा है, मेरे हिसाब से कट रहा है। कट रहा है। 6 4 24, 6 5 30। क्या बच रहा है मेरे पास? 45 इंटू 100 इंटू 10, दैट मीन्स 45,000 टाइल्स जो हैं मुझे लगेंगी इसको कवर करने के लिए। ठीक ठीक, हमने रेक्टेंगल का एरिया पढ़ लिया जो हमने पीछे पढ़े थे, स्क्वायर का पढ़ लिया हमने, सर्कल पढ़ लिया हमने, पैरेललोग्राम पढ़ लिया। जितनों के मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे वो सारे के सारे मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में भी करवाते जा रहा हूं, ताकि वहां फॉर्मूला पढ़ो, यहां क्वेश्चन सॉल्व करो, फॉर्मूला पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि उससे तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक के हैं। आपको क्या निकालना है, एक बार गौर से पढ़िए, वीडियो को रोकिए, पढ़िए और फिर खुद से कोशिश करिए अब कि मैं इसे सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, चलिए जो ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करते रहिए, अपन इसको पढ़ते हैं। चलिए, an ant is moving around a few food pieces of different shape scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, the circumference of circle can be obtained by using expression 2 pi r. ये हमको पता है, circumference is equal to 2 pi r, where r is the radius. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक एंट है, ये फूड के पीसेस हैं, ए बी सी 3 फूड के पीसेस हैं। इसमें फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड? किस फूड पीस के लिए एंट को लॉन्गर राउंड लेना पड़ेगा, ये चीज आपको निकालनी है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, विजुअलाइज करना, कौन सा शेप छुपा हुआ है, कौन सा शेप नहीं छुपा है, ये चीज को विजुअलाइज करना। अगर मैं ए शेप पे बात करूं, ए शेप मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, सेमी सर्कल।
दिख रहा है भाई सेमी सर्कल। ठीक, तो मेरी जो एंड है वो कैसी आएगी, ऐसी घूमेगी, घूमेगी। ये यहां से स्टार्ट हुई सपोज, तो ये पूरा यहां घूमते घूमते, एक मिनट, यहां से घूमते घूमते पूरा यहां जाएगी और फिर यहां से आकर के यहां आएगी। ठीक है, तो हमारा इस शेप का, ए शेप का कैसे निकलेगा, तो ए शेप का जो हमारा डिस्टेंस हमको निकालना है एक तरीके से। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, तो 2.8 प्लस में सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल है तो हाफ, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो गया 2.8 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना होगा, अब ये 2.8 है, 2.8 है तो रेडियस कितना होगा 1.4, आधा, इसको यहां से हटा लो। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक, फिर से बता रहा हूं, 1 मिनट को फिर से देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं भाई, है ना, कंफ्यूजन नहीं। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, अब भी पीछे डिस्कस किया हमने, तो उस हिसाब से पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना होगा 1.4, डेसिमल हटा लो, नीचे आ जाएगा कितना 0, 7 1 जा 7 2 जा। ठीक, तो ये कितना हो गया 2.8 प्लस में 4.4। ठीक, 4.4 कैसे आया, 22 2 जा 44 अपॉन 10 मतलब 4.4। तो कितना डिस्टेंस आ रहा है भाई, कितना डिस्टेंस आ रहा है ए शेप में, प्लस कर लो 8 और 4 12, 1 कैरी 7.2, यहां पर कितना चलेगी 7.2, कितना चलेगी 7.2। चल बी शेप पे बात करते हैं, बी शेप पे बात करते हैं, तो कैसे चलेगी, कैसे चलेगी, यहां से स्टार्ट करी अगर, तो ये कितना है 1.5, ये कितना है सर, नीचे वाला 2.8 है तो ऊपर वाला भी 2.8 होगा, प्लस आउटर बाउंड्री ऑफ एनी शेप, यहां से आओगे तो सर कितना हो गया 1.5। अब बचा क्या सर, सर ये बचा, तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, अब ऊपर से ही समझ में आ गया, पाई आर रखना है, पाई आर रखना है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5.8। ठीक, पाई आर मतलब कितना 22/7 इंटू 1.4, इसका भी रेडियस उतना ही होगा, डेसिमल रिमूव करोगे कितना आ गया 10, 7 1 जा 7 2 जा, कितना हुआ 44/10 मतलब 4.4, तो इसका कितना आ जाएगा, प्लस करोगे 8 और 4 12, 1 कैरी और 10.2, सेकंड वाले का आ गया कितना भाई 10.2 सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर। ठीक, आप इसको सिस्टमैटिक करिएगा कॉपी में। ठीक है, मेरे पास स्पेस जितना है मैं उस हिसाब से कर रहा हूं, अब मैं इसको बाकी को इरेज कर दूंगा। ठीक, तो इधर पे आ गया कितना 10.2, सही है। ठीक, एक और शेप बचा है, अब एक और शेप की बात करते हैं, सी वाले की। अब सी वाले में कितना जाएगा, देखो अब कुछ चीजें ना आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, तो दो बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑब्जर्वेशन रखनी है पूरी। सी वाले की बात करें तो सी वाले का कैसा आएगा, ये 2 प्लस में ये वाला 2, ठीक है 2 2, अब ऐसे ही मूव करेगी, ऐसे ही मूव करेगी, ये 2.8 है ऊपर ही दिया है, तो इसका रेडियस कितना होगा 1.4। फिर वही वाली बात, अब भी तो तुमने सरकमफेरेंस निकाला है, तो काय के लिए दोबारा निकालोगे, तो सीधी बात है, सीधा लिख देता हूं 4.4। ठीक है, टोटल कितना हो गया 8.4, 8.4। अब बात आई सर पूछा क्या था, पूछा था फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड, तो कौन से पीस के लिए जाएगी, कौन से पीस के लिए जाएगी 10.2, मतलब फॉर पीस फूड पीस बी द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। ठीक, इस हिसाब से यहां पर भी हमने क्या कवर कर लिया, यहां पर भी हमने एक बोला जाए अनयूजुअल टाइप का शेप था। ठीक है, उसमें लेकिन लगा क्या, उसमें लगा सेमी सर्कल और नॉर्मल हमने प्लस कर लिया, तो हमारा आंसर निकल आया। तो आई होप सो आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई हो। ठीक, 5 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए पूरे 2D शेप्स के, आपको
बेसिक फंडे बता दिए, ठीक। और आपकी एक्सरसाइज के फर्स्ट एक्सरसाइज अप्रॉक्स ये सॉल्व हो गई है। आगे वाली क्लास में हम अदर शेप्स के बारे में, 3D शेप्स के बारे में बात करेंगे। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से देखिए। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए और फिर हम उससे रिलेटेड वीडियोस भी बना करके आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, बाय।